जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। बीपीएससी एईडीयू एडुटेरिया का जो नया वाला टेस्ट स्टार्ट हुआ है, फुल लेंथ टेस्ट, उसका छठा टेस्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर इसका पीडीएफ चाहिए, ये टेलीग्राम चैनल है परीक्षा वाटिका, यहाँ पर जाइए, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। परीक्षा वाटिका इस टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फटाफट सारे लोग सेशन को लाइक कर लो और जो बच्चे नए जुड़े हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि नए वीडियो टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय तल के तापमान के वितरण को प्रभावित करता है? यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया, कूट की सहायता से सही उत्तर चूज करना है। यहाँ पर पहला देखिए क्या होगा, महासागरीय धाराएं, सही है। दूसरा है देशांतर, ये शामिल नहीं होगा। सनातन पवनें शामिल होगी। स्थल और जल का असमान वितरण, ये भी शामिल इसमें होगा। 1, 3 और 4 हो जाएगा। जो ना यहाँ पर महासागरीय तल का तापमान का वितरण होता है ना, महासागरीय धाराएं, सनातन पवन जो होता है, स्थल जल का असमान वितरण, इसको प्रभावित करता है। जो काल्पनिक देशांतर रेखाएं होती है, इसको शामिल नहीं किया जाता है ना। इसको ना, इसका उपयोग जो होता है ना, केवल मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। देशांतर का जो यूज होता है मानक समय निर्धारण में किया जाता है। मानक समय निर्धारण में इसका यूज होता है। क्लियर है। और गर्म जल धाराएं जो होती है, जहां एक और महासागर के सतही भाग का तापमान बढ़ा देती है, वहीं दूसरी ओर ठंडी जल धाराएं जो होती है तापमान को डाउन कर देती है, घटा देती है। और सनातन पवन भी क्या होती है, महासागर के सतही भाग के तापमान को परिवर्तित करते रहती है। तो 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार निम्नलिखित में से किन देशों तक देखा जा सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। पहला ही विकल्प यहाँ पर सही देखने को मिल गया। एटलस पर्वत जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है। आप सभी को पता होगा कहाँ का, अफ्रीका का है, अफ्रीका महादेश का है। और एटलस पर्वत श्रृंखला जो है क्या है, 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ। कितना, 2500 किलोमीटर तक। एटलस के बारे में और जानकारी जान लीजिए। 4165 मीटर इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है माउंट टुबकल। इसका नाम है माउंट टुबकल, जो सबसे ऊंची चोटी है इसका टुबकल है, टी है, ठीक है, टॉ है, टुबकल है। और ये कहां पर है, ये पड़ता है मोरक्को में, अफ्रीका के मोरक्को कंट्री में ये पड़ता है। और ये 3 देश में पड़ता है। कौन कौन सा, ये जो एटलस पर्वत है 3 देश को घेरता है। मोरक्को हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, अल्जीरिया, अल्जीरिया, तीसरा कंट्री क्या हो जाएगा, ट्यूनीसिया हो जाएगा। ये 3 कंट्री में ये एटलस पर्वत पड़ता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट टुबकल है, 4165 मीटर। ठीक है, और ये मोरक्को में पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, ग्रेट बियर एवं ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कनाडा में स्थित है। विकल्प ए हो जाएगा, ये कनाडा में है। इसके सिवा ना विनिपेग हो गया, रेंडियर, अथावास्का भी कनाडा का ही झील है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त रूप से जो स्थित झील हो जाएगा, ये कौन कौन सा होगा, कनाडा प्लस यूएसए, इस दोनों का पूछा जाता है। ये कौन कौन सा होगा, एक तो हो जाएगा सुपीरियर लेक, सुपीरियर झील हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, ईरी लेक हो जाएगा, क्या, ईरी लेक हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, ह्यूरॉन हो जाएगा, ह्यूरॉन लेक। और हो जाएगा ओंटारियो, ओंटारियो, ओंटारियो लेक। ये सारे ना लेक के नाम है, जो कि कनाडा और यूएसए दोनों कंट्री में पड़ता है। अगला देखिए, माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? ये हो जाएगा दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, विकल्प सी हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई जो होती है ना, कितनी है, 365 मीटर। फीट में अगर कहोगे तो 1198 फीट इसकी ऊंचाई है। अगला देखिए, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, ये गोदावरी नदी पर स्थित है। और ये ना बहुचरणीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, ये तेलंगाना में है। कहां पर है ये तेलंगाना राज्य में है, तेलंगाना में है। तेलंगाना के बारे में और देख लेना, कौन किस सिंचाई परियोजना है, कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है या नहीं, पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य है या नहीं, ये सारा आपको देख लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। विचार क्या करना है, अब आइए इधर कूट की तरफ। उपरोक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? ये कौन कौन सी नदी होगी, एक तो हो जाएगी लोहित नदी, दूसरा सुबनसिरी नदी, बराक नदी जो इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ये कौन कौन सा आंसर होगा बताओ, तो दूसरा और तीसरा होगा ना, विकल्प 2 हो जाएगा। लोहित और सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दोनों के दोनों जो है ना, किसकी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यही पूछा जा रहा था ना,
ये पूछा जा रहा था, अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, ये नहीं पूछा गया था, लेकिन अब यहाँ पर फैक्ट जानना जरूरी हो जाता है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बराक नदी जो है ना, ये मणिपुर नागालैंड होकर बहती है। मणिपुर प्लस नागालैंड और मिजोरम और असम, ये 4 राज्य से होकर के बहती है और बांग्लादेश चली जाती है। कहां पर? बांग्लादेश में बहती हुई 900 किलोमीटर की लंबी नदी है ये बराक नदी। इसके बारे में ठीक है जान लेना। और बराक नदी की भारत में लंबाई कितनी होगी? टोटल तो 900 किलोमीटर हो गया, 524 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है। ठीक है, किसकी? बराक नदी की। अगला देखिए, पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत मान के आधार पर घटते क्रम में सजाए। कौन कौन सा क्या होगा क्रस्ट के आधार पर, यह बताना है आपको। तो ऑक्सीजन जो होता है कितना पाया जाता है? 46.08%, 8 मान लो, 46.8%। सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है? 27.72%। एल्युमिनियम की मात्रा कितनी होगी? 8.13%। और लोहा की मात्रा होगी कितना? 5%। ठीक है, और भी पाया जाता है, और भी कौन कौन से तत्व? कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम हो जाता है 3.63%। और क्या पाया जाता है? सोडियम पाया जाता है। ठीक है, सोडियम की मात्रा कितनी होती है? 2.83%। और पोटासियम पाया जाता है के पोटासियम की मात्रा 2.59%। ये सारा डाटा नोट कर लेना आप लोग। मैग्नीशियम की मात्रा कितनी होती है? 2.09%। ये सब नहीं दिया गया था ना, फिर भी आप लोग नोट कर लेना। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है घटते क्रम में सजाने के लिए, तो वेरी इजी। घटते क्रम में पहले बड़ा वाला लिखेंगे, तो पहले बड़ा वाला ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद सिलिकॉन, सारा ना एक लाइन से सजाया हुआ ही है। 1 2 3 4 हो जाएगा, विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य को नोट आउट कीजिए। यहाँ पर जब भी मैं कहता हूं कि नहीं पूछा जा रहा है, ये ना वर्ड जो होता है ना, जो एक्सट्रीम वर्ड दिया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में। इसी से बच्चे ना छूट जाते हैं 1 2 क्वेश्चन से, इसी से किसी किसी का एग्जाम भी बन जाता है। तो चलिए यहाँ पर इसको देखिए कौन सा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका निर्माण जो होता है ना, जो मैग्मा और लावा होता है ज्वालामुखी का, इसी के जमने से बनता है आग्नेय चट्टान, ये ध्यान रखना। और इसमें बेसाल्ट की लोहा जो होता है अधिक होता है, जिससे चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण हो जाता है। आग्नेय जो होता है ना, रूपांतरित चट्टान के निकले टुकड़े के अवसादी चट्टानों का निर्माण करता है। और इसमें अगर जो खनिजों की बात कही जाए तो लोहा पाया जाता है, सोना पाया जाता है, और क्या क्या? चांदी, तांबा, सीसा, ये सारा ना इसी चट्टान में पाया जाता है, इसी जीवाश्म में। अगला मिलान करने को कहा जा रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर चलिए, एक तरफ नदी दिया गया है, दूसरे तरफ उसका उद्गम स्थान दिया गया है। कौन सी नदी का उद्गम स्थान कहां पर है, ये मिलान करना है। पहला है झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम कहाँ है? ये कश्मीर घाटी में है। ठीक है, कहां पर? कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में जो पीर पंजाल गिरिपद में है ना, यही वेरीनाग झरना है। कहां पर? पीर पंजाल जो है ना, यहीं पर वेरीनाग झरना है, यहीं से उद्गम होता है। सतलज का कहां से होता है? इसकी उत्पत्ति जो होती है ना, तिब्बत से होती है। ठीक है, तिब्बत में जो 455 मीटर की ऊंचाई पर जो मानसरोवर के निकट है राक्षस ताल झील, ये राक्षस ताल झील है ना, मानसरोवर के निकट है। नाम बड़ा खतरनाक है, मानसरोवर के निकट है ये। इसकी ऊंचाई जो है 455 मीटर है। यहीं से सतलज नदी की यहीं से उत्पत्ति होती है। ये कहां? तिब्बत के पास। ब्यास नदी की उत्पत्ति कहां से होती है बताओ? तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा के समीप ये ब्यास कुंड है। कौन सा? रोहतांग दर्रा, इसी के बगल में है ये ब्यास कुंड, यहीं से ये नदी निकलती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रा का पश्चिम से निकलता है। ये भी निकलता है रोहतांग दर्रा से, लेकिन ये पश्चिम भाग से निकलता है। तो यहाँ पर ना सारा पहले से मिलान किया गया था, लेकिन थोड़ा बहुत फैक्ट ये सब हो गया ना, इसको जानना जरूरी था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 ही हो जाएगा ना, 1 2 3 और 4 विकल्प, ये सही जवाब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी के संदर्भ में कही गई है? ये स्टेटमेंट दिया गया, उसके बाद यहाँ नीचे दिया गया उस नदी का नाम, उसके बाद बताना है कौन सी नदी है। यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। बाबा सही है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन सी निकलती होगी? ठीक ठाक अब पता चल गया होगा आप लोग को। इसका अपवाह तंत्र जो है कहां से? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में है। और इसकी सहायक नदियों में हेमावती, अर्कवती, सुवर्णवती शामिल है। कौन सी होगी? कावेरी। ठीक, कोडागू जिला के मैसूर पठार के दक्षिण भाग में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। एकदम कंठस्थ ही कर लो, कौन सा? कोडागू जिला। कहां पर? मैसूर पठार, कर्नाटक से निकलती है। ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। और यहां से दक्षिण पूर्व की ओर कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में प्रवाहित होते हुए कावेरी जो है, कावेरी पत्तनम के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां गिरती है ये? बंगाल की खाड़ी में। इसका टाटा बाय बाय, समुद्र में जाकर के मिल जाती है ये। तो कौन सी नदी होगी? कावेरी नदी के बारे में पूछा जा रहा था।
अगला है असत्य को चुने। चलिए असत्य को चुनने कहा जा रहा है, उसके बाद कूट भी दिया गया है, नहीं कूट नहीं दिया गया, यहाँ पर सिर्फ बोल रहा है असत्य को चुने। यहाँ पर हो जाएगा स्थैतिक घर्षण जो होता है समुपस्थित आपेक्षिक गति का विरोध करता है और यह सदैव पृष्ठों के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। और घर्षण बल जो होता है ना असंरक्षी बल होता है, घर्षण जो होता है ना असंरक्षी बल होता है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन जो है ना सही हो जाएगा। असत्य, असत्य पूछ रहा था। चलिए आगे देखिए, 3 प्रतिरोधक 2 ओम 3 ओम 4 ओम को श्रेणीबद्ध संयोजित किया जाता है। यदि विस्थापन बल ईएमएफ जो है 10 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है, प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभव यानी पोटेंशियल क्या होगा। जो सुपर 30 वाले बच्चे हैं उनको भेजा गया था न्यूमेरिकल वाला पेज, सॉल्व करते होगे वो लोग, अभी यहाँ पर सॉल्व कर लो। याद है ना श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है कैसे बनाते हो, आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना है 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया 9 ओम हो गया। सॉल्व कर लोगे ना। अब परिपथ में धारा निकाल लेना, कितना होगा विस्थापन बटे RS, ई का मान क्या याद आ गया था 10/9, कितना आएगा 1.11 एम्पियर। यहां तो समझ आ गया। अब क्या पूछा जा रहा था कि प्रतिरोध के बीच का विभव क्या है, इसके बीच का पोटेंशियल क्या होगा। तो पहले वाले में पोटेंशियल निकालो, पहला प्रतिरोध में पोटेंशियल क्या होगा, तो ये देख लो 1R1 निकालो, क्या होगा 1.11 इंटू 2 कितना होगा 2.22 हो गया। दूसरे वाले में निकालो क्या होगा 1R2 निकाल लो, ये क्या होगा 1.11 इंटू 3 कितना होगा 3.33। और तीसरे बारे में भी इसी तरह निकाल लेना, क्या होगा 1R3 इक्वल टू क्या होगा 1.11 इंटू 4 हो जाएगा 4.44 हो गया। यहाँ पर 2.22 3.33 4.44 यही निकल गया ना। यहाँ पर अगर विद्युत शक्ति पूछा जाता है उसका फॉर्मूला क्या होता है I स्क्वायर R इज इक्वल टू V स्क्वायर बटे R इज इक्वल टू V इंटू I। ठीक है, तो यहाँ पर 2.22 3.33 और 4.44 वोल्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा। दिख गया ना, सारे लोग सॉल्व कर लिए होंगे जो सुपर 30 वाले हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सुपर 30 है क्या, मैं बता देता। सुपर 30 5 दिसंबर को स्टार्ट किया गया था, जिसमें कि 30 टेस्ट होना है और इसका प्राइस 199 रखा गया था। इसको अब प्राइस इसका गेन हो गया है, इसका प्राइस अब 249 हो गया है। आप लोग अगर ज्वाइन नहीं किए थे तो इसी को मर्ज करके एक दूसरा टेस्ट सीरीज निकाला गया जो बूस्टर पैक है, मैं उसके बारे में भी बताता हूं आपको। ठीक है, ये सुपर 30 वाला पार्ट हो गया। इसको ना ये नंबर है, यहाँ पर जाकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हो सुपर 30 को भी। और जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया था सुपर 30 और आखिरी 20 दिनों में 20 दिसंबर से स्टार्ट किया गया बूस्टर पैक, इसमें ना टोटल आपके 20 टेस्ट होंगे डे बाय डे। जो सुपर 30 वाले बच्चे थे उनको भी इसी में मर्ज कर दिया गया है और सारे बच्चों को डे बाय डे टेस्ट जा रहा है। आज तीसरा दिन होगा इसका। ठीक है, 149 इसका प्राइस था, ऑफर प्राइस था, लेकिन इसका प्राइस अब बढ़ गया है 199 हो गया है। अगर आप नहीं लेते और भी प्राइस इसका बढ़ जाएगा 25 दिसंबर के बाद। 25 दिसंबर के बाद इसका प्राइस बढ़ेगा, एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग। ठीक है, इसमें टोटल 20 टेस्ट हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट 58 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बीपीएससी में पूछे जाते हैं इसको कवर कराया जाएगा। सारे चीज ग्रुप में भेज दिए गए। 25 दिसंबर को मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का भी जाएगा सेट। ठीक है, और जितना भी स्टडी मटेरियल है सब के सब लिमिट स्टडी मटेरियल है, इसको ना डे बाय डे बेस पर करवाया गया है। डे बाय डे होता है ये सारा टेस्ट। आज देख सकते हो आप लोग तीसरा दिन था, तीसरे दिन का टारगेट ये दिया गया। ग्रुप में सारे लोग को चला गया होगा, आपके जो मेंटर होंगे सारे अपने अपने ग्रुप में भेज दिए गए होंगे। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है जाइए ज्वाइन कीजिए, इस नंबर पर जाकर के व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए। ऑफर प्राइस है 199, फटाक से ज्वाइन कर लो सारे लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक पतले अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैगनी प्रकाश के लिए f है। यदि बैगनी स्थान पर लाल प्रकाश को प्रयुक्त किया जाए तो फोकस दूरी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस पर क्या इफेक्ट होगा बताओ सारे लोग। तो इस पर ना इसका फोकस जो होगा ना ये बढ़ जाएगा। ठीक है, अपवर्तनांक आप सबको पता होगा, कुशी का समीकरण पढ़े होगे आप लोग। जो लाल प्रकाश के लिए n का मान कम होता है तो फोकस दूरी का मान क्या होगा बढ़ जाता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा। पृष्ठ तनाव क्या होगा घट जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक, और यह ना केवल द्रव द्वारा पालन किया जाता है। तापमान के बढ़ने पर संसंजक बल जो होता है ना कमजोर हो जाता है, जिससे कारण क्या होता है पृष्ठ तनाव घटने लगता है। और जो पिघला हुआ कैडमियम होता है ना, कैडमियम होता है ये तनाव जो होता है तापमान के बढ़ने पर घटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 तारों का द्रव्यमान 1:3:5 के अनुपात में है एवं उनकी लंबाई क्रमशः 5:3:1 के अनुपात में है। उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। सारे लोग सुपर 30 वाले निकाल लिए होंगे। ठीक है,
अब मैं यहाँ पर इसका ना सॉल्व करने के लिए नहीं बैठा हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। और सुपर 30 जिन्होंने ज्वाइन किया होगा उनको तो निकल पा रहा होगा। अगर आपसे नहीं निकल पा रहा है, जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हो, सारे जाकर के ज्वाइन कर लो। इसका पीडीएफ भेज दिया गया सारे न्यूमेरिकल का कैसे सॉल्व करना है। यदि कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो पृथ्वी पर बैठा निरीक्षक तारे से प्राप्त प्रकाश के संबंध में क्या अनुभव करेगा? इसका राइट आंसर होगा तरंग दैर्घ्य में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, विकल्प 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो डॉपलर इफेक्ट है ना, इसके अकॉर्डिंग यदि कोई प्रकाश जो होता है उत्सर्जित वस्तु पृथ्वी की ओर आता है ना, तो उसके तरंग दैर्घ्य में कमी हो जाता है और ऊर्जा में क्या होता है? वृद्धि हो जाता है। और पृथ्वी से दूर जाएगा अगर जो, तो तरंग दैर्घ्य में वृद्धि होगा और ऊर्जा में कमी आ जाएगी। वेरी इजी। अगला देखिए, एक आवेशित कण v वेग और b चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, कण पर लगने वाला बल अधिकतम कब होगा? यह बल कब होगा? जब v और b परस्पर लंबवत होगा। विकल्प बी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, ऑर्नोल किस एक एकलक का बहुलक है? ये ऑर्नोल जो है ये किसका बहुलक हो जाएगा? तो विनाइल साइनाइड का। ठीक है, विकल्प सी होगा विनाइल साइनाइड का। और ये विनाइल साइनाइड जो होता है ना, ऑर्नोल इलेक्ट्रोनाइट्राइल होता है। और इलेक्ट्रोनाइट्राइल किसको कहते हैं? CH2CHCN। ये क्या होता है? एकिलोनाइट्राइल। लिख दूं यहां पर, एकिलोनाइट्राइल। यही ऑर्नोल एकिलोनाइट्राइल जो होता है ना, इसी को विनाइल साइनाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सबसे आम विधि को क्या कहते हैं? इसको हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसमें क्या क्या किया जाता है ये भी जानना जरूरी हो जाता है। इसमें ना जांच त्रुटि किया जाता है। इस ट्रायल में ना क्या किया जाता है? ट्रायल एंड एरर मेथड को अपनाया जाता है। ठीक, पहला। दूसरा क्या किया जाता है इसमें? इसमें पार्शियल इक्वेशन माना जाता है। ठीक है, पार्शियल इक्वेशन यानी कि आंशिक समीकरण विधि भी अपनाया जाता है इसमें। संयोजकता विधि यानी कि वैलेंस मेथड। तीसरा क्या हो जाएगा? वैलेंस मेथड इसमें यूज किया जाता है। और क्या क्या यूज होता है इसमें बताओ आप लोग? इसको संतुलित करने के लिए आयोनिक इक्वेशन मेथड यूज किया जाता है। चौथा, आयोनिक इक्वेशन मेथड यानी कि आयनिक समीकरण विधि का यूज किया जाता है। ये मैं इंग्लिश में इसलिए लिखा हूं क्योंकि इंग्लिश वाले को भी थोड़ा सा मिल जाए बेनिफिट, समझ नहीं आएगा, वर्ड इतना हार्ड हार्ड रहता है हिंदी वालों के मुकाबले। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? किसका होगा सबसे अधिक बताओ? ये होगा H2A का 10 मोल का होगा। ठीक है, विकल्प बी यहां पर सी वाला आंसर हो जाएगा। H2 का 1 मोल का द्रव्यमान क्या होता है? H2O का अगर 1 मोल का पूछा जाए तो इसका द्रव्यमान होता है 1 मोल का कितना होगा बताओ आप लोग? सबसे पहले ना 10 मोल का निकाल लो। 10 मोल का क्या होगा? 10 मोल का हो जाएगा 18 गुना 10, क्या होगा? 180 ग्राम। अब आप लोग बताओ 1 मोल का क्या होगा? पता चल जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 18 ग्राम। चलिए अगला देखिए, एवोगाड्रो संख्या क्या है? एवोगाड्रो संख्या क्या होता है बताओ? तो तत्व के 1 ग्राम परमाणु के परमाणुओं की संख्या के बराबर जो एनटीपी पर 1 मोल गैस होता है, इस पर धारित आयतन के बराबर सभी पदार्थों के जो 1 ग्राम लीटर द्रव्यमान में उपस्थित जो होता है ना क्या अणु, इसकी संख्या के बराबर होता है। जो 1 मोल पदार्थ में अणु परमाणु आयनों की संख्या होगी ना, ये नियत होगी। इसी को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। एवोगाड्रो संख्या होता है Na इज इक्वल टू, इसी को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं 6.22 इंटू 10⁻23 अणु या आयन परमाणु, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर सारे के सारे ना यहाँ पर दिख रहे हैं, सारे के सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं एक बी सी सारे करेक्ट है। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अंतर हैलोजन यौगिकों ClF3, BrF3, IF3 और IF5 की अभिक्रियाशीलता का सही घटता क्रम क्या होगा? फटाक से इसको टिक कर लीजिए, क्या हो जाएगा? विकल्प बी। ठीक है, यही वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यौगिक CH3CHC, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? तो ये क्या होगा? 3 मिथाइल 2 पेंटेन। विकल्प सी राइट आंसर होगा। ये सब ना क्लास 12 में आप लोग पढ़े होंगे, अच्छे से याद होगा आप सभी को। ठीक है, और ये ना साखित कार्बनिक यौगिक हुआ, पता है ना, याद है ना? ये क्या है? साखित है, साखित कार्बनिक यौगिक, ब्रांच कार्बनिक यौगिक है। आगे देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, उत्तक क्या होता है बताइए? वैसी कोशिकाओं का समूह जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है, इसी को उत्तक कहा जाता है। विकल्प बी इजी हो गया। और उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तक का अध्ययन जो कहलाता है ये हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी
लॉजिक कहलाता है। और उत्तक शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था, इसका यूज जो है ना सबसे पहले विचट नाम का व्यक्ति इसका यूज किया था, उत्तक नाम का, टिशु नाम का। आगे देखिए, मनुष्य के कपाल में कितनी अस्थियां होती है, बताइए कितनी अस्थियां होती है मनुष्य के कपाल में, बताओ सारे लोग। 22। चलो ये 22 कौन कौन सी अस्थियां होती है कपाल की, जरा दिखा देता हूं आपको। मनुष्य के कपाल में 22 अस्थियां होती है, आप सभी को पता होगा। जो कपाल होता है उसमें ना ऑक्सीपिटल होता है, एक होता है, पेराइटल होता है 2, फ्रंटल 1 होता है, टेपोरल 2 होता है, स्फिनॉइड होता है 1 और एथमॉइड 1 होता है। उसके बाद आता है दूसरा पार्ट, फेशियल वाला पार्ट, जिसमें नेजल 2 होता है, वोमर 2, टर्बाइनल 2 होता है और लेक्राइमल 2 होता है और जाइगोमेटिक भी 2 होता है और पेलेटाइन जो होता है ये भी 2 होता है। ये सारा ना आप लोग नोट कर लेना अपने अपने कॉपी में, ठीक। आगे मैक्साइला कितना होता है, मैक्सिला 2 होता है, मैंडेविल 2 होता है। उसके बाद कान की अस्थियां आती है, कान की अस्थियां में क्या क्या होता है, तो मैलियस होता है, इनकस होता है और स्टेपीज होता है, सारे के सारे 2 2 होते हैं। उसके बाद आता है हाइड भाग, हाइड क्या होता है, टोटल 1 होता है। ये सारा डाटा ना आप लोग नोट कर लो अपने अपने कॉपी में, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लेना सारे लोग। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कोशिका अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि यानी ड्रग्स को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकनी अंतः प्रद्रव्य जलिका, विकल्प सी सही जवाब हो गया इसका। आगे देखिए, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है, किसका है, ये फाइलेरिया का हो जाएगा, विकल्प बी। अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, बताओ आप लोग, इसको क्या कहा जाता है, इसको ना क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। पहला ही विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 47 होता है, XXY, ठीक है। इसी को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है, जिसमें कि पुरुष के वृषण जो टेस्टिस में होता है ना अल्प विकसित होता है और स्त्रियों के जो समान स्तन जो होते हैं ना वो विकसित हो जाते हैं। इस तरह के पुरुष जो होते हैं ना नपुंसक हो जाते हैं इसी से, ठीक है। और टर्नर सिंड्रोम जो होता है, ये टर्नर सिंड्रोम में इसमें असामान्य अंडा या शुक्राणु बनता है, जिसमें कि कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता है और इसमें जो उत्पन्न कोशिका होती है 45 गुणसूत्र ही होगा, इसमें कितना 45 होगा। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसका जो 21वां क्रोमोसोम होता है, इसका 21वां क्रोमोसोम जो होगा, जो इसमें जोड़ा जो होता है एक अधिक गुणसूत्र हो जाता है, जिसमें ना कुल संख्या जो हो जाता है 47 हो जाता है। पुरुष में क्या होगा 45 हो जाएगा और स्त्री में 45 प्लस हो जाएगा, 45 प्लस हो जाएगा। अब यहां पर देखिए पुरुष में जो होगा क्या होगा, तो 45 प्लस XY, ठीक है, क्या होगा 47 हो गया। और स्त्री में क्या होगा 45 प्लस XX गुणसूत्र, ठीक है, ये भी 47 हो जाता है। आप सब क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो, XY गुणसूत्र होगा तो क्या होगा, बेबी कौन सा होगा, बॉय होगा, और XX गुणसूत्र होगा तो बेबी जो होगा गर्ल होगी, ठीक। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़े। व्यक्ति जो मदिरा सेवी होते हैं उसका यकृत लीवर नष्ट हो जाता है, क्योंकि क्यों नष्ट होता है, जो यकृत होता है ना अधिक वसा को संग्रहित करने लगता है, विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और अधिक वसा के संचयन से लीवर धीरे धीरे क्या होता है, सड़ने लगता है, जिससे लीवर क्राइसिस कहा जाता है। अगर यकृत जो होता है ना नाइट्रोजनी पदार्थ को निष्कासित करने में सहायक भी होता है, यह भी ध्यान रखना आप सभी को। अगला देखिए, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है, ये कौन सा होगा कीटभक्षी पौधा, बताओ सारे लोग। ये हो जाएगा ड्रोसेरा और नेफेथिन्स, दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। और वैसा पौधा जिनकी पत्तियां जो होती है ना घरे का रूप धारण कर लेती है, घरा क्या होता है इस आकार का होता है, ये रूप धारण कर लेती है ना, और उसमें कीटों का पाचन होने लगता है, ऐसे पौधे को है ना कीटभक्षी पौधा कहा जाता है। आप देखना कुछ पौधे ना इसी तरह के ना इस टाइप के कुछ होते हैं, मैं दिखाता हूं इसका ना डिजाइन करके, इस टाइप का कुछ ना होते हैं, देखते होगे इस टाइप का कुछ कुछ होते हैं पौधे। अगर इसमें कीड़ा जाएंगे ना तो ये अपना मुंह बंद कर लेगा, ठीक है, और यहाँ पर ही कीड़ा ना सर मर के यहाँ पर गल जाएगा इसमें। ये तो आता है पत्ती खाने के लिए, लेकिन पत्ती उसको खा जाता है। अगला देखिए, सिकंदर लोदी द्वारा 1495-96 में दरिया खान नुहानी को बिहार का गवर्नर नियुक्त किए जाने का उल्लेख किस स्थान से अभिलेख में मिलता है। नुहानी वंश के बारे में बोला था, सुपर 30 वालों बोला था ना कि पढ़ लेना, इसी तरह के प्रश्न बनेंगे, इससे ज्यादा बीपीएससी नहीं पूछता है, इसका ना ट्रेंड ही है कौन कौन से जगह से पूछेगा क्वेश्चन। ये बिहार शरीफ हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1495-96, ठीक। इसमें ना कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो दरिया खान नुहानी को इसी को गवर्नर नियुक्त किया गया था, ये ध्यान रखना आपको। और 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने बंगाल के नवाब जो अलाउद्दीन जो है इसका बाढ़ नामक स्थान पर पराजित करके उसके साथ एक संधि कर लिया था, और बिहार और बंगाल के बीच क्या किया था, मुंगेर की सीमा को निश्चित कर दिया था। बाढ़ कहाँ है, तो बाढ़ ना मोकामा के आसपास का एक क्षेत्र है,
बाढ़ मोकामा का क्षेत्र है। अभी ट्रेंडिंग में चल रहे अनंत सिंह जो विधायक हैं, अभी जेल में है अनंत सिंह, वहीं के बगल का क्षेत्र है ये बाढ़ वाला क्षेत्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बिहार शरीफ हो गया। और 1504 में ही सिकंदर लोदी ने बंगाल के नवाब अलाउद्दीन को बाढ़ नामक स्थान पर पराजित कर दिया। उसके साथ साथ एक संधि कर लिया और बिहार और बंगाल के बीच मुंगेर की सीमा का निर्धारण किया था। ठीक है, यहीं से आप जाते होंगे, बढ़ैया होते हुए जाते होंगे ना, उधर मुंगेर साइड पर जाता है और इधर मोकामा बाढ़ वाला पूरा क्षेत्र पड़ जाता है। चलिए आगे देखिए, सातवाहन पूर्व बस्तियों का अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थलों पर पाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस प्रकार के मृदभांड से प्रमाणित होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा काला वो लाल मृदभांड, विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये मृदभांड जो होता है ना, दक्कन के कई स्थल पर, जैसे नेवासा हो गया, नेवासा पैठन का क्षेत्र हो गया, ठीक, तेर वाला क्षेत्र हो जाएगा, धरनी कोटा, धरनी कोटा, ठीक है, ये सारा लिखते जाना फटाक से आप लोग। कोंडापुर, रुकेंगे ना तो वीडियो लंबा होगा। और सन्नति ये इस जगह से प्राप्त होता है। ये कौन सा मृदभांड, दक्कन के क्षेत्र से। लाल मृदभांड जो होता है ना, व्यापक काल में मिलता है और विशिष्ट रूप से सातवाहन वंश जो था इसके पहले का। ठीक है, इसका कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन सातवाहन जो वंश था इसके पहले का माना जाता है। और अगला है गेरुआ लेपित जो चित्रित मृदभांड होता है, अधिकतर उत्तर भारत से मिलता है, जो धूसर प्रकृति का होता है और क्षेत्रीय परंपराओं से जुड़ा होता है। ये भी ना दक्कन के सातवाहन पूर्व चरण का ही सूचक नहीं माना जाता है ये वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। यह होगा तृष्णा रूपी अग्नि का समन। ठीक, ये तो आराम से बन गया होगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि संसार दुखमय है और दुख का कारण अपनी इच्छाएं और लालसाएं हैं। और बुद्ध के अनुसार ना लालसा पर विजय प्राप्त करने के लिए निर्वाण की प्राप्ति होगी, जिसका अर्थ होता है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाना। ठीक है, जैसे आप लोग कहते हो ना, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि मर गए तो चले जाएंगे कहाँ, गया चले जाएंगे बिहार वाले, और उधर यूपी वाले बनारस, काशी विश्वनाथ चले जाएंगे। ठीक है, जहां पर हमारा मोक्ष मिल जाएगा। इसी तरह बौद्ध धर्म में तृष्णा रूपी अग्नि का शमन कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाना। आगे देखिए, 1740-48 ईस्वी में मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था ये। ठीक है, 1740-48 ईस्वी में, जिसमें परस्पर विरोधी गुट शामिल थे। और इसका परिणाम क्या हुआ था, मध्य भारत में दृष्टिगोचर हुआ और फ्रांसीसी के सेंट जॉर्ज को आधिपत्य ले लिया गया। उसके बाद इसमें क्या हुआ, पांडिचेरी में जो हुआ, फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में डुप्ले कार्यरत था। क्या नाम था उसका, डुप्ले। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 2 कौन सा कथन सही। बार बार बोलता हूं ना, सीधे स्टेटमेंट पढ़िए, पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो, सीधे आउटपुट की तरफ, स्टेटमेंट बाद में देख लेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया। बिल्कुल सही है, कॉर्नवालिस 1785 से 93 के बीच था गवर्नर जनरल, कहाँ का, बंगाल का। इसी दौरान भू राजस्व की एक पद्धति थी, इसमें जमींदारी व्यवस्था और अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली का इसी ने शुरुआत किया था। ठीक, ये तो सही हो गया। दूसरा है, लॉर्ड मेयो के समय भारत में पहली बार जनगणना करवाई गई थी। कब, 1868 से लेकर के 1872 ईस्वी तक इसका भारत का वायसराय था। सुपर टट्टी वालों, कहा था ना, जो आपका आगे मॉडर्न हिस्ट्री पर जब आप आओगे तो मैंने कहा था कि जो भी वायसराय थे, जो भी गवर्नर जनरल थे, उनके बारे में पढ़ लेना, उसके क्या क्या कांड किया, उसने भारत में क्या क्या यहाँ पर उल्कापात किया, क्या ही कहूं उसको। ठीक है, वो सारा देख लेना। कुछ ने अच्छा भी किया है कहीं कहीं शिक्षा क्षेत्र में। ठीक, और इसी ने 1871 में जनगणना करवाई थी। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, देख लो, 1 और 2 दोनों सही है, विकल्प सी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, राजसी उपाधि अधिनियम कब पारित किया गया। कब पारित हुआ, 1876 ईस्वी में पारित हुआ, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। किसको, महारानी विक्टोरिया को। किसको, महारानी विक्टोरिया को भारत में घोषित कर दिया गया रानी। और इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड जो था, कौन, किंग एडवर्ड, किंग एडवर्ड 7 नाम भी रहता, बाप का नाम एक रहेगा, फिर उसका बेटा सेकंड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 100 तक पहुंच जाता था। और 1903 ईस्वी में क्या हुआ था, जॉर्ज पंचम था, कौन, जॉर्ज 5 था, पंचम था। और वर्ष 1911 में इसी अधिनियम के तहत भारत का सम्राट घोषित हो गया, कौन, ये जॉर्ज पंचम। अगला देखिए, विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में से कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। एक प्रश्न आया था,
कई बार ऐसा प्रश्न आता और ये विजयनगर साम्राज्य से ना प्रश्न बनते रहते हैं हिस्ट्री में। तो चलिए विजयनगर साम्राज्य आज आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा सुपर 30 वालों थर्ड डे में। अगर या तो पहले कंप्लीट हो गया होगा तो सही है। चलिए देखिए इसका क्या होगा राइट आंसर। तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वान कहलाते थे अष्टदिग्गज। ठीक है, 1509 से 29 तक कृष्णदेव राय का शासनकाल, ध्यान होगा आप सभी को। और महान विद्वान कवि इसी से सुशोभित था ये अष्टदिग्गज। यही दरबार लगता था। तेलुगु भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा के महान विद्वान थे उसमें। तेलुगु में ना एक रचना है अमुक्त मूल्यवाद। अमुक्त मूल्यवाद, ये पूछा जाए किस भाषा की रचना है, तेलुगु की रचना है, ये ध्यान रखना है। ये उसी के समय का था। और संस्कृत में जाम्बती कल्याणम, जाम्बती कल्याणम ये रचना जो है संस्कृत की है। ये ध्यान रखना आप सभी को, उसी समय की है, कृष्णदेव राय के समय के। अगला देखिए, मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकारी का किस तिथि को प्रदान की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। कब? 12 अगस्त 1765 ईस्वी। याद होगा आपको बक्सर की लड़ाई कब? 1764। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, एक साथ 3 बड़ी शक्ति, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल सम्राट की सेना, सबको हरा दिया इसने। इसके बाद क्या हुआ, 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। कब हुआ था इलाहाबाद की संधि? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इसके बाद बंगाल, बिहार और ओडिशा का क्षेत्र जो था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी अधिकारिता यानी कि भू राजस्व वसूलने के अधिकार को मान्यता प्रदान कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, व्यापारी कंपनी ने जमींदारी शक्ति के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी का यहीं से उद्भव होता है, यहीं से उद्गार प्रादुर्भाव होता है। और आगे चलकर उसने क्या किया, अपनी इसी परिस्थिति को लाभ उठा करके, इसी परिस्थितियों का लाभ उठाया और भारत को अपने उपनिवेश के रूप में रूपांतरित कर लिया। वो तो बिजनेस करने आया था, लेकिन भारतीय शक्तियां यहाँ पर कमजोर पड़ने लगी। उसके बाद इसको ना जो उसने क्या क्या फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, देखा कि भारतीय कमजोर पड़ने लगे, अपने में अपने लड़ने लगे, जिस तरह अभी भी चल रहा है। अभी भी यही चल रहा है इंडिया में। आगे जाकर के कुछ दिनों में मैं यहाँ पर कुछ ऐसा टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि सीधे आजकल तो कुछ भी बोलो सीधे जाकर के एफआईआर हो जाता है। किसी भी टीचर को लेकर के कुछ भी बोलो सीधा एफआईआर। लेकिन सारे लोग, सारे धर्म को मानने वाले, सारे एक दूसरे के परस्पर संबंधी हैं और सारे के सारे लोग बहुत ही प्यार से रहते हैं भारत में। ऐसा प्रादुर्भाव होना चाहिए। अगर इस तरह का नहीं हुआ, अशांति फैलती है, तो भारत का इसमें विनाश ही होने वाला है। तो इस तरह की भावनाएं आप लोग अपने मन में भी ना लाओ। सारे बच्चे जो भी है, आप में से भी कोई ईसाई धर्म को मानते होंगे, कोई अलग अलग धर्म को मानते होंगे। इस तरह का ना अग्नि ज्वाला नहीं फैलाना है किसी धर्म को लेकर के। यही पहले हुआ करता था हिस्ट्री में। इसी के कारण ना भारत को ये झेलना पड़ा था अंग्रेजों का शासन, जिसमें कि कोड़ा पड़ा, कितनी महिलाओं को कोड़े से मारता था अंग्रेज। सारे लोग को पता होगा ना। आप लोग ना ऐसा सिर्फ हिस्ट्री में पढ़ते हो, कभी कभी ना विजुअल देखा करो, 3D इफेक्ट्स देखा करो, किस तरह से तंग करता था। कई सारी मूवियां भी बनी इस पर जाकर के। आप लोग 3D इफेक्ट्स देखोगे ना, बहुत गुस्सा आएगा अंग्रेजों के ऊपर। चलिए इतना ना नहीं देखना है। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 39 होगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित घटनाक्रमों को कालानुक्रम सही रूप में सजाना है, यहाँ पर व्यवस्थित करना है। चलिए, वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा कब, बताओ? 1502 में। फटाफट हम करते चलते हैं। अंग्रेजी व्यापारी मिल्टन हॉल की भारत यात्रा 1599 भारत आया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब? 1664। और डेनिस कब आया था? 1616 में। 1616 में। सबसे पहले क्या काल अनुक्रम में सजाना है, तो सबसे पहले क्या होगा? पहला हो जाएगा। उसके बाद कौन सा होगा? दूसरा, तीसरा, फिर यहाँ पर चौथा, पांचवा। पहले पांचवा हो जाएगा, फिर चौथा होगा। ठीक है, क्योंकि ये 1616, 1664 ये बाद में आएगा। ठीक, 1 2 3 5 और 4। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, 1 2 3 और 5 और 4। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? ये कौन सी रचना है? साहित्य रत्न। साहित्य रत्न जो है ना, गोस्वामी तुलसीदास इसने नहीं लिखा है। और ये जो है ना, भक्ति काल के शीर्ष कवि में थे तुलसीदास। ठीक है, और तुलसीदास के 12 ग्रंथ है, जिसमें से 5 बड़े ग्रंथ और 7 जो है ना छोटे ग्रंथ है। दोहाबली, गीताबली, कविता, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ये सभी इसी में शामिल हो जाता है। आप सभी कमेंट करो कि साहित्य रत्न किसकी रचना है। कमेंट करना सारे लोग, भूलना नहीं। चलिए आगे देखिए, सूची 1 मिलान करना है। चलो, उसके बाद कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। एक तरफ, दो तरफ दिया जाए। सातवाहन वंश, बताइए। सातवाहन वंश पैठन। कदम्ब क्या हो जाएगा? बनवासी कहलाते थे। चंदेल, इसका क्षेत्र कहाँ? महोबा का क्षेत्र। और शुंग जो हो जाएगा, पाटलिपुत्र का क्षेत्र हो जाएगा। 2 4 3 और 1 विकल्प कौन सा होगा?
देख लो, विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और हम लोग जो राजपूत है ना, चंदेल राजपूत ही हैं, ठीक है, हम लोग महोबा के ही निवासी हैं। महोबा वाले सारे कमेंट लगा देना, मैं भी आप ही लोग का भाई हूं। चलिए आगे बढ़े। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितने निर्धारित की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना? 14 और 18 साल। शारदा अधिनियम कब आया था? 1929 ईस्वी में। ये ईयर याद रखना आप लोग। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा। पहला देखिए क्या है, यहाँ कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, पहले देख लेना है स्टेटमेंट कौन कौन सा सही होगा, उसके बाद देखेंगे कूट। 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित इस संस्था का मुख्य लक्ष्य भारतीय इतिहास, साहित्य, विज्ञान से संबंधित प्राच्य ज्ञान को प्रोत्साहित करना था। ये सही है, बिल्कुल सही दिया गया कथन। ठीक है, और 1784 में सर जॉन विलियम्स द्वारा ये ओरिएंटल स्टडी यानी कि प्राच्य अध्ययन का प्रोत्साहन किया गया था। अगला देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इससे बचने के लिए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। ये ना गलत दिया गया है। दूसरा सत्य है, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसने इस संस्था के गठन का समर्थन और प्रोत्साहन किया था। हालांकि उसके बाद इसका अध्यक्ष पद लेने से इनकार कर दिया था, इसलिए स्टेटमेंट जो गलत हो गया। अगला देखिए, इस सोसाइटी ने भगवत गीता जैसी प्राचीन भारतीय कृतियों के अंग्रेजी में अनुवाद के लिए प्रोत्साहन और प्रकाशन में सहयोग किया था। बिल्कुल सहयोग किया था। 1785 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया। किसको? भगवत गीता को। याद होगा आपको, फैक्ट याद है ना। और चार्ल्स विल्किंस जो था, इसी ने इसको बढ़ाया था। क्या नाम था? चार्ल्स विल्किंस। एक से एक कांड किया था अंग्रेजों ने, ये सारा भी देख लेना आप लोग को, मैंने बताया है। गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ लेना। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया, दूसरा गलत था सिर्फ। देखिए 1 और 3 विकल्प सी इसका सही जवाब हो गया। आगे बढ़िए, निम्न में से कौन सी पुस्तक से प्रेरणा लेकर गांधी जी ने सर्वोदय जैसी अवधारणा का विकास किया? ये था अनटू दिस लिस्ट। विकल्प सी सही जवाब हो गया, अनटू दिस लिस्ट। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन समेत मित्र राष्ट्रों और ऑटोमन साम्राज्य के बीच कौन सी संधि संपन्न हुई थी, जिसने ऑटोमन साम्राज्य के विघटन को औपचारिक रूप दिया, जिसमें खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया? कौन सा था? सेवर्स की संधि थी। सेवर्स की संधि 10 अगस्त 1920 को हुआ था, जो ब्रिटिश सरकार ऑटोमन साम्राज्य का प्रतिनिधि था और विजयी मित्र राष्ट्र के बीच हुआ था पहले विश्व युद्ध के बाद। याद होगा आपको, ट्रीटी ऑफ सेवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। काकोरी ट्रेन केस में अभियुक्तों के बचाव हेतु निम्न में से किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया? ये समिति किसकी थी? गोविंद बल्लभ पंत की समिति थी। गोविंद बल्लभ पंत की समिति 9 अगस्त 1925 को हुआ था। आप सभी को याद होगा, 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी डकैती। इसके बारे में पढ़े होंगे, इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख करते हुए लिखा है कि यह क्षेत्र मोतियों के उत्पादन के लिए विख्यात है और यहाँ का शासन एक महिला शासक द्वारा संचालित होता है? ये स्टेटमेंट किसके बारे में लिखा है मेगास्थनीज ने? पांड्य वंश के बारे में। ठीक है, पांड्य वंश के बारे में इसने लिखा है और इसका उल्लेख बहुत अच्छे से किया है मेगास्थनीज ने। चीनी यात्री फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में एक अस्पताल का उल्लेख किया है। यह स्थित था, कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्र में। ठीक है, कहां पर? आधुनिक पटना का क्षेत्र जो है। और यह भी लिखा है कि यह शहर जो है समृद्ध था, लोग ईमानदार थे, साथ ही राजमार्ग पर विश्राम गृह भी था। इतना अच्छा बड़ाई किया है पाटलिपुत्र का फाहियान ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चूज करना है। ऐतिहासिक स्थल एक तरफ राज्य दिया गया है, कौन सा ऐतिहासिक स्थल कहां पर है? भीमबेटका बताओ कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। एक पुरातत्विक स्थल है जो कि शैल चित्र के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश में। ये किसके लिए? शैल चित्र के लिए जाना जाता है भीमबेटका। दूसरा क्या है? शोर टेम्पल। शोर टेम्पल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में, ये ध्यान रखना आपको। अगला है हम्पी। सभी को पता है हम्पी कहां है? हम्पी है कर्नाटक। और हम्पी का जो चित्र है, इंडियन जो रुपीज है, कौन से रुपीज के नोट पर छपा है? बताना जरा तो। ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, जो कि अब खंडहर हो गया है। मानस बताओ। मानस जो है ये क्या है? एक टाइगर रिजर्व है, असम में है। ये क्या है? टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखना है आपको। ये वन्यजीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व दोनों है। टाइगर रिजर्व है क्या? मानस नाम है उसका। तो क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 और 1। देख लो भैया, कूट 2, 3, 4 और 1 कौन सा है? विकल्प बी सही जवाब हो गया इसका। चलिए आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 50 देख लो। फिर सुमेलित करना, एक तरफ संगठन दूसरी तरफ संस्थापक दिया गया है। देखिए बताइए, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की? द्वारकानाथ टैगोर ने।
द्वारकानाथ टैगोर चौथा हो गया। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम्स ने किया। उसके बाद इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस और इंडियन एसोसिएशन SN बनर्जी। 4 3 2 और 1, पलट दो सीधा भैया, 4 3 2 और 1, पहला विकल्प राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, कौन से भारतीय संविधान की मूल संरचना के भाग हैं? कौन से मूल संरचना के भाग होंगे? ये हो जाएगा संसदीय प्रणाली सही है, कल्याणकारी राज्य सही है, न्याय तक प्रभावी पहुंच ये भी सही है, सारे के सारे यहाँ पर सही दिख रहे हैं। वर्तमान स्थिति ये है ना, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग संसद जो है संविधान के मूल संरचना को प्रभावित किए बिना मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। अभी का संविधान यही है, बाकी इसमें कुछ चेंज होगा आगे, तो आगे देख लेंगे हम लोग। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभी तक यह परिभाषित या स्पष्ट नहीं किया गया है कि संविधान की मूल संरचना के घटक हैं क्या आखिरकार। ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे विकल्प डी 1 2 3 और 4। अगला देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा सही नहीं है? बार बार बोलता हूं ना, कूट की तरफ दौड़ो, देख लो यहाँ पर फंस गए ना, कौन सा सही नहीं है पूछा जा रहा है। अब बताओ इसमें से कौन सा सही नहीं होगा, बताइए। पहला क्या है, किसी विधेयक के अधिनियम बनने से पहले प्रधानमंत्री को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। जो होता है ना, प्रत्येक विधेयक के सदन जो होते हैं, संसद के दोनों सदन या तो अलग अलग संयुक्त बैठक में पारित होंगे, या तो क्या होगा, राष्ट्रपति उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत करेगा। यदि राष्ट्रपति विधेयक को अपनी सहमति दे देता है तो अधिनियम क्या होगा, पारित हो जाएगा, एक अधिनियम बन जाएगा। तो हस्ताक्षर करने, तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा देखो, प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन केवल संसद के किसी सदन से ही कर सकता है। सामान्यतः ना लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य के मंत्रियों के रूप में नियुक्त किया जाता है। कोई व्यक्ति जो सांसद के किसी भी सदन का सदस्य हो उसे भी मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे ना संसद के किसी भी सदन का सदस्य, चाहे चुनाव द्वारा हो या फिर नामांकन द्वारा हो, इसको बनना होता है, अन्यथा वो मंत्री नहीं रह जाएगा। ठीक है, और राज्यसभा या लोकसभा का कोई नामांकित सदस्य जो है ना मंत्री बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। ये पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही नहीं है, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बहुत आगे निकल गए, चलो पेज बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में विजयी घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी जमानत राशि को खो देता है तो इसका अर्थ है, क्या अर्थ होगा इसका? इसका अर्थ होगा निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। ठीक है, विकल्प सी वेरी इजी। लोकसभा में लेखानुदान सरकार द्वारा किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है? लेखानुदान निश्चित अवधि के लिए संचित निधि से धन निकालने के लिए किया जाता है। संविधान का जो आर्टिकल 116 116 है इसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, इस राइट आंसर क्या होगा, विकल्प डी निश्चित अवधि के लिए संचित निधि से धन निकालने के लिए। नेक्स्ट है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम 1996 के तहत ग्राम सभाओं को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां कार्य प्रदान किए गए? सुपर वालों बताया ना मैंने, स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ना, जिसमें पंचायत पढ़ लेना, नगर पालिका के बारे में पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए क्वेश्चन आ गया ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले देखिए स्टेटमेंट यहाँ पर है और कूट कहा जा रहा है, कूट में क्या है, यहाँ पर सही आंसर ही चूज करना होगा। तो चलो बताओ कौन कौन सा होगा इसमें, बताइए। तो पहला, ग्रामीण बाजारों का प्रबंधन, उत्पादन, आसवन और निषेध को नियंत्रण करने का अधिकार, स्थानीय विवादों का समाधान करने का अधिकार, सारे के सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। जो वर्ष 1995 में आया था भूरिया समिति, इसी की सिफारिश के बाद ये सारा कांड हुआ था। इसका भाग 9 में वर्णन किया गया है और ये ना पैसा अधिनियम 1996 के अंतर्गत आता है। ये सारा फैक्ट आप लोग को पता होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा ना रिमाइंड कराना जरूरी है, आखिरी समय चल रहा है, कुछ ही दिन बचे एग्जाम के। विकल्प भी हो जाएगा राइट आंसर 1 2 और 3। निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के संदर्भ में कौन सा सत्य है? सत्य स्टेटमेंट यानी कि करेक्ट पूछा जा रहा है, कौन सा करेक्ट होगा? पहला देखिए, भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान के व्याख्या से संबंधित किसी भी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है, बिल्कुल सही दिया गया। संविधान का जो आर्टिकल 143 है, इसके लिए राष्ट्रपति को 2 श्रेणी मामले में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। ठीक है, और सार्वजनिक महत्व के किसी मामले में विधिक प्रश्न उठने पर, किसी पूर्व संवैधानिक संधि समझौता हो गया जो प्रसंविध्या हो जाएगा, इन सभी पर ना सनद मामले पर किसी विवाद से उत्पन्न होने पर यह सारा चीज कर सकता है। राष्ट्रपति कोई ऐसा कानून प्रश्न या तथ्य सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर सकता है तथा उसकी अपनी राय जो होती है वो प्राप्त करने का अधिकार है, जिसका जानना सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आर्टिकल 143 याद होगा आप सभी को। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पूछा जा रहा था कौन सा सही है, ठीक है, तो यहाँ पर कूट नहीं दिया गया, एक ही स्टेटमेंट सही होगा, सारे के सारे यहाँ पर गलत दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, निम्नलिखित में से अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, आर्टिकल 263 रिमाइंड कराते चलते हैं, आप लोग देखते जाना।
किस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वाइसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया है? तो यह है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, पहला ही विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। और ये कौन सा चीज कहां से लिया गया है? बहुत सारे टेस्ट में मैंने करवाया है, अगर आप पहले से देख रहे होगे, पहले से चैनल से जुड़े होगे तो देख रहे होगे, बाकी आप लोग ने गूगल कर लेना, सारा फैक्ट्स मिल जाएगा। जिला योजना समिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? पहला है, इसके गठन का उद्देश्य संबंधित जिले की पंचायतों तथा नगरीय संस्थाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को संग्रहित कर एक विकास की रूपरेखा परिणत करना है, सही है। दूसरा है, इस प्रकार योजनाओं के निर्माण में पंचायत और नगरपालिका के हितों का ध्यान रखना है, ये भी सही है। इस समिति के अध्यक्ष का कार्य जिले से संबंधित योजनाओं को सरकार तक पहुंचाना, ये भी सही होगा। एक से अधिक हो जाएगा, विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इकोनॉमी का क्वेश्चन आ गया। तरलता की दृष्टि से मुद्रा का क्रम क्या होगा? बताइए भाई, मुद्रा का क्रम क्या होगा? तो मुद्रा के बारे में पढ़े हो आप लोग, ये हो जाएगा M1 ग्रेटर देन M2 ग्रेटर देन M3 ग्रेटर देन M4। M1 क्या होता है? जनता द्वारा धारित मुद्रा। M1 क्या होगा? जनता द्वारा धारित मुद्रा। पढ़े हो ना इकोनॉमी सारे लोग। M2 क्या होता है? M2 होता है M1 यानी कि जनता द्वारा धारित प्लस डाकघर बचत जमा। डाकघर बचत बैंक में जमा जो होता है, पूरा लिख नहीं पाएंगे यहाँ पर, हमारा यहाँ पर बोर्ड छोटा है। M3 क्या होगा? M3 में होगा M1 प्लस वाणिज्यिक बैंक में शुद्ध जमा, वाणिज्यिक बैंक में शुद्ध जमा। M4 क्या होगा? M4 होगा M3, जो M3 वाला पार्ट होगा। M3 में क्या था? M1 प्लस वाणिज्यिक बैंक, M3 प्लस डाकघर में जमा, शॉर्ट में लिख देते हैं डाकघर में जमा, और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को छोड़ करके M1 में जो होता है ना लेन देन के लिए सबसे अधिक तरल होता है, M4 जो होता है सबसे कम तरल होता है। M4 जो होगा सबसे कम होगा, M1 जो होगा सबसे अधिक तरल होगा। अगला देखिए, फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध दर्शाती है? ये फिलिप्स वक्र जो होता है मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर को दर्शाता है, विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलिप्स वक्र आप सभी को पता है क्या इस तरह का दर्शाता है, ठीक, जहां पर एक पॉइंट मान लो यहाँ पर है बी, ठीक है, और ये देखिए यहां पर कट करेगी, ये हो गया। मान के चलिए परसेंटेज में दर्शाया गया है, और यहाँ पर अनएम्प्लॉय रेट जो बेरोजगारी का दर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो जाएगा, ठीक है, और ये जो हो जाएगा इन्फ्लेशन रेट हो जाएगा। यहाँ पर मान के चलो ये 5% है, 0.5 10 ले लेते हैं, इधर भी ले लेते हैं 0.5 10 ले लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट जो होगा ना इसी को फिलिप्स वक्र कहा जाता है। अगला देखिए, बजट पारित होने की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम क्या होगा? बताओ कौन सा होगा? तो बजट की प्रस्तुति, आम चर्चा, सारे एक लाइन से ही दिए गए हैं, 1 2 3 राइट आंसर हो गया, विकल्प सी। जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात क्या था? तो बाल लिंग अनुपात हो जाएगा 935 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग की सूची का विषय है, किसका विषय हो जाएगा? ये समवर्ती सूची का विषय है। अब स्फीति क्या है? तो जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग कम हो जाएगी, यह स्फीति कहलाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास, विकल्प बी करेक्ट आंसर। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 2012 से 17, उसके बाद नीति आयोग आ गया। लकड़वाला समिति किससे संबंधित है? तो यह होगा गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित है, गरीबी रेखा के आकलन से। यह समिति कब आया था? 1993 में। बिहार के किन जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? मैंने बताया था, जब आप ज्योग्राफी वाला पार्ट पढ़ोगे तो देख लेना बिहार का कौन कौन सा जिला किस इंटरनेशनल बाउंड्री से लगता है और कौन कौन से राज्य से लगता है, कौन कौन सा बिहार का जिला, ये सब देखना था आपको। देखिए क्वेश्चन आ रहा है ना, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, वेरी इजी, विकल्प सी। 1912 में बिहार के अलग राज्य बनने के बाद इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? बताइए कौन थे? सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, विकल्प बी राइट आंसर हो गया। प्राचीन भारत में सीखने का एक प्रसिद्ध केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के शासक द्वारा स्थापित किया गया था। पाल वंश के बारे में बोला था ना सुपर 30 वालों, पढ़ लेना। कौन सा था? धर्मपाल का शासन था। संथाल विद्रोह 1855-56 ने बिहार और झारखंड के कुछ क्षेत्रों को प्रभावित किया, इसके नेता कौन थे? आदिवासी नेता आंदोलन के बारे में बताया था पढ़ने के लिए। ये कौन था? इसका नाम क्या था? ये कौन था? सिद्धू और कान्हू, याद होगा आपको, सिद्धू और कान्हू। संथाल विद्रोह का वो 1855-56 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार किसान सभा के नेताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उसके बाद कौन सा कथन गलत दिया गया? गलत कथन यहाँ पर चूज करना होगा, कौन सा गलत है। यदुनंदन शर्मा बिहार किसान सभा के एक प्रमुख नेता थे, बिल्कुल सही दिया गया है।
दूसरा, यमुना कार्जी का किसान आंदोलन से कोई संबंध नहीं था, इनका संबंध नहीं था, कैसे नहीं, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। राहुल सत्यायन ने किसान और सामाजिक चेतना के क्षेत्र में योगदान दिया था, और कार्यानंद शर्मा बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे। सारे सही हो जाए यहाँ पर, 3 चीज सही हो जाएंगे, और यहाँ से ऑप्शन जो है 2 जो होगा यहाँ पर इनकरेक्ट दिया गया है। 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में औपचारिक किसान सभा की स्थापना कर दी थी। उसके बाद क्या हुआ था, नवंबर में कांड हो गया। 1929 में सोनपुर मेला में, याद होगा आपको, स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में प्रांतीय किसान सभा की औपचारिक स्थापना कर दी गई, जिसके सचिव कौन बने थे, श्री कृष्ण सिंह बने थे। ये बार बार मैं बताया हूं, जो टेस्ट पहले से देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन रिपीटेड आया है, और ये हमारे सुपर 30 में बहुत पहले हो चुका है, एडुटेरिया वालों ने अब दिया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केवल 2। निम्नलिखित में से किसने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव के रूप में कार्य किया है? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बताओ आप लोग, जयप्रकाश नारायण ने। बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यहाँ की मिट्टी लाल और पीली होती है। अनुपम झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद कौन सा सही पूछा जा रहा है, ये बताओ। अनुपम झील के बारे में क्या सही होगा? तो ये जो होगा, यह बिहार के कैमूर पठार का क्षेत्र है, सोन नदी के बाढ़ के मैदान से जुड़ा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। यह महत्वपूर्ण इको टूरिज्म स्थल है, ये सही हो जाएगा। 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा, 1 और 3, 1 एंड 3 हो जाएगा, ठीक, 1 एंड 3। और ना झील से संबंधित जो हो जाएगा, जैसे घोरा कटोरा झील जो है, ठीक है, घोरा कटोरा ना, उसका लिस्ट दिखा देते हैं यहां से ना, वीडियो लंबा हो जाएगा हमारा। चलिए यहाँ देखिए, झील दिया गया है और दूसरी तरफ जिला दिया गया है। घोरा कटोरा झील कहाँ है? राजगीर नालंदा। अनुपम झील कैमूर, और मुचलिंडा झील बोध गया गया जी में, और नागी झील कहाँ है? जमुई। नकटी झील जो होगा जमुई। गया जी का नाम बदल देगा, पता है ना सारे लोग को, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, स्टार मार्क लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में अभ्रक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा सही है पूछा जा रहा है अभ्रक के बारे में। अभ्रक क्या है? खनिज है। खनिज के बारे में मैंने बताया था ना कि पढ़ लेना, और बिहार के संदर्भ में भी बोला था कि पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। सुपर 30 वालों, याद है ना आपको, सिलेबस याद है ना, 20 दिन में क्या क्या पढ़ना है। तो अभ्रक के बारे में क्या क्या सही होगा बताओ। अभी तो नहीं पढ़े होगे आप लोग का आगे दिन आएगा पढ़ने का, लेकिन क्वेश्चन देख लो आ रहा है। तो क्या होगा, पहला क्या, अभ्रक के प्रमुख भंडार कहां पर? नवादा जिला में पाए जाते हैं, सही है। अभ्रक मुख्य रूप से उत्तरी बिहार के मैदान में पाया जाता है, ये वाला गलत दिया गया, दूसरा, ठीक है। तीसरा क्या है, बिहार की अभ्रक पेटी झारखंड तक फैली है, ये भी सही दिया गया, ठीक है। अभ्रक जो है नवादा हो गया, और कौन कौन सा जिला होगा? गया जिला हो जाएगा, जमुई हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। इन सारे जगहों पर अभ्रक का भंडार है। यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत दिया गया था, और बाकी सही दिया गया था, 1 और 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहला विकल्प 1 और 3 सही है, दूसरा गलत था। बिहार में शुष्क पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नहीं को कोड आउट कीजिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। वे मुख्य रूप से उत्तरी बिहार के बाढ़ के मैदान में पाए जाते हैं, विकल्प बी, वेरी इजी, ठीक। और शुष्क पर्णपाती वन वो वन उन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां एक वर्ष में औसत वर्षा कितनी होती है? 120 सेंटीमीटर से भी कम होती है, वहां शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक व्यवस्था में व्यवस्थित करना है, बताइए। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई थी, बताओ आप लोग। तो यह हुई थी, बिहार बंगाल से अलग हुआ था 22 मार्च 1912 को, ठीक है। और 1912 में ही पहली बैठक हुई थी, ये ध्यान रखना है। पहली बैठक कब? 1913 में हुई थी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये हुआ था 20 जनवरी 1913 को ना, हुआ था ना, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। बंगाल से बिहार अलग कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था बिहार बंगाल से। और भारत सरकार अधिनियम 1919 जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, जिसे 1921 में लागू किया गया था, और यह ब्रिटिश जो संसद था 1919 में पारित हुआ था, इसका उद्देश्य था भारत में प्रशासन में सुधार करना, ये वाला भी जो ये तो सही दिया गया है। यहाँ पर कालानुक्रम क्या होगा, पहले दूसरा होगा फिर तीसरा होगा, पहला फिर तीसरा, 2 1 3 पहला विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो गया। बिहार में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, बताइए। कहां पर है? कैमूर का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, सबसे ज्यादा बताओ, कमेंट करो आप लोग, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का किस जिला का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, भारत ने स्टारलिंक सेवा शुरू करने के लिए स्पेस एक्स ने निम्न में से किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी के साथ मुख्य रूप से समझौता किया है? यह होगा एयरटेल के साथ, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। जियो ने भी एक अलग समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ताकि दोनों कंपनियां भारत के दूर दराज के क्षेत्र में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर सकेगा। अगला देखिए, हाल ही में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? इनका नाम क्या है? करंट अफेयर्स मैंने करवाया था, क्या नाम था? नेटुम्बो नदी नैतेतवा, ठीक है, विकल्प सी। जो बच्चे 850 वाला करंट अफेयर्स कर लिए होंगे वो कर लिए होंगे, कल एक वीडियो अपलोड किया गया 200 करंट अफेयर्स का, ये वाला देख लेना सारे लोग। कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाने वाला हेरात फेस्टिवल किस हिंदू त्योहार से जुड़ा है? ये हो जाएगा महाशिवरात्रि से, विकल्प सी राइट आंसर होगा। और विशिष्ट रीति रिवाज के साथ मनाया जाता है ये कश्मीर में, कश्मीरी पंडित द्वारा।
हाल ही में प्रसिद्ध ओडिया कवि रमाकांत रथ का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। इनको इनकी कृति श्री राधा के किस वर्ष सरस्वती सम्मान दिया गया? सरस्वती सम्मान के बारे में पूछा जा रहा है, किस वर्ष दिया गया है? 1992 में दिया गया था इनको। आगे देखिए, 7 जनवरी 2025 को निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगरपालिकाओं में 60 दिन के लिए आपात की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्वाडोर, विकल्प डी। ठीक है, विकल्प डी। रात के 2:30 बज रहे हैं और ये वीडियो शूट कर रहा हूं मैं, नींद भी आ रही है। चलिए कोई नहीं, आगे देखिए, प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 निम्न में से किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बेंगलुरु में। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किस समुदाय के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू किया है? यह अनुसूचित जनजाति के लिए है। वित्त वर्ष 2025 में 25-26 में सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र निम्न में से कौन सी है? ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? ये वाला क्षेत्र बताओ। ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर हो जाएगा। बजट 2025-26 के अनुसार सरकार द्वारा निम्न में से मद में सबसे अधिक किस मद में खर्च किया गया है? तो ये राज्य के कर और शुल्क में हिस्सा में सबसे ज्यादा खर्च किया गया है, जिसमें 26% हिस्सा 25-26 में इसका हिस्सा जो है ना अधिक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपने नवीनतम आकलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए वर्ष 2024-25 में क्रमशः कितनी आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है? बताइए कितना होगा? 3.2% और 3.3%। विकल्प बी इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस लेखक ने अपनी संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन सितंबर 2025 में किया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अरुंधति रॉय ने। इनका पुस्तक ना जब भी आता है ना एग्जाम में पूछा जाता है। निम्न में से किस राज्य ने देश की पहली योग नीति की शुरुआत की है? उत्तराखंड हो जाएगा, विकल्प डी। योग नीति शुरुआत करने वाला उत्तराखंड। एक राज्य एक RRV नीति के तहत ग्रामीण बैंकों के विलय के बाद देश में कुल ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटकर कितनी हो गई है? ये टोटल अब बच गया है, टोटल 28 ही बच गया है। विकल्प ए होगा RRB, यानी जिसको OR के तहत इसको घटाया गया है। चरण 1 में, पहले चरण में 196 से घटकर कितना हुआ था? 82 हुआ था। दूसरे चरण में घट के 56 हो गया, फिर 43 हो गया, और चौथे चरण में घट करके 28 हो गया। ये ध्यान रखना है, चरणबद्ध पूछा जाए तो इस तरह से आप लोग देख लेना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना निम्न में से किस राज्य में शुरू की गई है? तो करेक्ट आंसर होगा बिहार में। बिहार सरकार द्वारा निम्न में से किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया गया है 6 से 8 तक के बच्चों के लिए? विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना बताया गया है? ये लिंगानुपात कितना होगा? 891, मतलब कि 891 फीमेल कितने 1000 मेल पर। जून 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किस जिले में किया है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, पटना में। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने, इनके ऊपर ना सवाल आएगा ही। नीतीश कुमार के बारे में एक बार हिस्ट्री पलट लेना, आप लोग जाकर के सर्च करना नीतीश कुमार, विकिपीडिया से थोड़ा बहुत पढ़ लेना, जानकारी कुछ कुछ ले लेना। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की अवधि वित्त वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2028 में। वर्ष 2025 का 55वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये मोहनलाल है, विकल्प डी राइट आंसर होगा। आखिरी प्रश्न आज के टेस्ट का, देश का पहला चीता सफारी निम्न में से किस उद्यान में शुरू किया गया है? यह है कूनो नेशनल पार्क, कूनो में, ठीक है। और पर्यटक के लिए इन्हें खोल दिया गया। मोदी जी आए थे यहाँ पर, चीता को छोड़े थे, उसको चिप भी लगाया गया था चीता को ट्रैक करने के लिए, आप सभी को याद होगा उस समय का बात। और 100 प्रश्न में से आपके अगर जो 70 इसमें सही हो रहे हैं, मॉडरेट पेपर था, 70 प्लस सही हो रहे हैं आपके, सही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। जो बच्चे सुपर 30 ज्वाइन नहीं किए जाके ज्वाइन कर लेना, या फिर बूस्टर पैक ज्वाइन कर लेना। अगर सुपर 30 नहीं ज्वाइन करना आप सभी को, उसमें 5 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, 10 दिन निकल गए हैं, और इसमें जो है ना बूस्टर पैक 20 से ये स्टार्ट हुआ है, इसको ना ज्वाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसका स्ट्रेटेजी वीडियो भी अपलोड किया गया, क्या पढ़े क्या छोड़े, वो वीडियो जाकर के देख लेना।